फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह लड़ाई इंसानों और कुछ जीवों के बीच हो रही है। उन प्राणियों की एक रानी थी जो मानवता को जड़ से मिटाना चाहती थी, इसीलिए वह रानी चारों तरफ बहुत तबाही मचा रही थी और उसने कई मनुष्यों को गुलाम भी बना लिया था। मनुष्यों का राजा उसे रानी से युद्ध करना चाहता था, इसीलिए वह राजा उस स्थान पर चला जाता है जहां पर वह रानी रहती थी। वह राजा एक चाल चलता है और दिखावा करता है कि वह जहां आत्मसमर्पण करने आया है, दरअसल वह राजा उसे खत्म करने आया था। उस राजा के पास एक तलवार थी। उस तलवार को राजा खुद या फिर उसका चुना हुआ मनुष्य उठा सकता था और यही एकमात्र ऐसा हथियार था जो उस दुष्ट रानी को खत्म कर सकता था। फिर यह दृश्य यहीं पर काट दिया जाता है और हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है और हम एक हेलबॉय नाम के व्यक्ति को देखते हैं। वह अपने एक मित्र की तलाश कर रहा है जो पिशाचों के बारे में खोज करते समय लापता हो गया था। फिर एक बड़े संघर्ष के बाद हेलबॉय अपने मित्र को खोज लेता है। फिर हेलबॉय को पता चलता है कि उसका मित्र स्वयं एक पिशाच में परिवर्तित हो चुका है। उसके कारण लोगों को जान का खतरा हो रहा था। हेलबॉय को मानवता को बचाने के लिए अपने ही मित्र को मारना पड़ता है। फिर इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन हेलबॉय के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। वह उसे एक कार्य सौंपते हुए कहते हैं कि कुछ पिशाचों ने एक स्थान पर हमला किया है और तुम्हें वहां जाकर पिशाचों से निपटना होगा और तुम्हें उन पिशाचों को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। फिर हेलबॉय उसे जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह जीव नरभक्षी हैं और यह मनुष्यों को कहते हैं। फिर हेलबॉय एक क्लब में कुछ लोगों से मिलता है। वहां एक महिला भी थी जो हेलबॉय को उसके बचपन के बारे में बताना शुरू करती है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम सामान्य नहीं थे। तुम्हारे बारे में लोग यह भी कहते थे कि तुम बड़े होते ही सबसे बुरे बन जाओगे और तुम दुनिया का अंत कर दोगे। और जिस प्रोफेसर को आप पिता कहते हो वह आपको मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और फिर उन्होंने आपकी अच्छी तरह से देखभाल करते हुए आपका पालन पोषण किया। यह जानकर हेलबॉय बहुत दुखी होता है कि लोग उसे बुरा क्यों समझते थे। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि राक्षस जैसा जानवर कई लोगों को मारने के बाद एक बक्सा चुरा लेता है। उसे बक्से में राक्षसों की रानी का सिर था और यहीं पर उजागर होता है कि राजा ने पूर्व काल में उस रानी के टुकड़े टुकड़े करके उसे समाप्त कर दिया था, लेकिन उसका सिर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी जीवित है। फिर हम देखते हैं कि हेलबॉय और उस क्लब के लोग जंगल में जा रहे हैं। हेलबॉय को ऐसा लग रहा था कि यह सभी लोग उसके साथ मिलकर उस नरभक्षी प्राणी का अंत करने आए हैं, लेकिन क्लब के लोग हेलबॉय के साथ विश्वासघात करते वह उसे जंगल में लाकर मारना चाहते थे। उन लोगों का मुखिया हेलबॉय से कहता है कि हम अपना देश कभी भी तुम्हें नहीं सौंपेंगे। उन्होंने यह कहते हुए हेलबॉय को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया। इसी बीच वहां राक्षसी जीव आ जाते हैं। वह राक्षस क्लब के सभी लोगों को मारकर खाने लगते हैं। फिर हेलबॉय अपनी पूरी ताकत से खड़ा होता है और उन राक्षसों का सामना करना शुरू कर देता है और इस युद्ध में हेलबॉय को विजय प्राप्त होती है, लेकिन घायल होने के कारण वह बेहोश हो जाता है। और फिर हमें एक और राज के बारे में बताया जाता है कि राजा ने पूर्व काल में रानी को मार तो दिया था, लेकिन उस राक्षस रूपी जानवर ने उसका सिर निकलकर उस पुनर्जीवित कर दिया था। फिर हेलबॉय को जब होश आता है तो वह स्वयं को एक घर में देखा है। उस घर में एक लड़की भी थी जिसका नाम एलिस था और यही लड़की हेलबॉय को बेहोशी की हालत में अपने घर ले आई थी। उस लड़की के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन एलिस के पास कुछ ऐसी क्षमताएं थी जिसके माध्यम से वह अलौकिक चीजों से जुड़ सकती थी। हेलबॉय और एलिस एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। फिर एलिस उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि अलौकिक शक्तियां तुम्हें मारने के लिए क्यों कह रही है, और वह कह रही है कि आप भविष्य में दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। फिर हेलबॉय को उसके पिता द्वारा बुलाया जाता है और वह उसे कहता है कि एक राक्षस ने उस रानी को पुनर्जीवित कर दिया है और आपको उस रानी को कुछ भी करने से पहले रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय यहाँ अपने अतीत पर चर्चा शुरू कर देता है। वह अपने पिता से पूछता है कि यदि आपको पता था कि मैं बड़ा होकर दुनिया को खत्म कर दूंगा तो आपने मुझे जीवित क्यों रहने दिया। तब प्रोफेसर उससे कहते हैं, जो काम तुम्हें करने को कहा गया है
इस समय तुम उस पर ध्यान दो, हम इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। फिर वह प्रोफेसर उसे एक अन्य व्यक्ति से मिलवाता है जो कि एजेंट था। वह उन्हें बताता है कि उस रानी का एक अंग अभी भी उस क्लब के लोगों की किसी जगह पर रखा गया है। यह जानते हुए हेलबॉय, एलिस और एजेंट उस ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि राक्षसों ने सभी को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें वह महिला भी शामिल थी जिसने हेलबॉय को उसके बचपन के बारे में बताया था। फिर एलिस उन्हें बताती है कि इस महिला की आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है। एलिस उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। इसी बीच उस महिला की आत्मा एलिस के मुंह से बाहर आती है। वह आत्मा हेलबॉय से कहती है, उन राक्षसों की रानी वापस लौट आई है। वह रानी अब किसी राजा की तलाश कर रही है ताकि वह और भी अधिक शक्तिशाली बन सके। लेकिन तुम यह बात याद रखना, रानी को कभी भी शक्तिशाली मत बनने देना। यह बताते हुए वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है। फिर इसी समय उन्हें किसी की उपस्थिति का आभास होता है और जब वह तीनों वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें वही राक्षस मिलता है जो रानी का अंतिम अंग लेने आया था। हेलबॉय उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है। तभी हेलबॉय को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर वह राक्षस वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर हमें वास्तव का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें हम एलिस का बचपन देखते हैं। एलिस को उसके बचपन के दौरान एक चुड़ैल ने उसका अपहरण कर लिया था और एलिस के स्थान पर एक राक्षस को रख दिया था। तब हेलबॉय ने उस राक्षस को भागते हुए एलिस को वापस लाया था। उस कारण से राक्षस आज तक गुस्से में था, इसीलिए वह हेलबॉय को मारना चाहता था। फिर हमें दूसरे दृश्य में दिखाया गया कि राक्षसों की रानी ने एक अनुष्ठान करते हुए अपने सभी अंग जोड़ लिए। वह पुनर्जीवित तो हो गई थी, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिर दूसरे दृश्य में हमें एलिस और हेलबॉय को दिखाया जाता है। वह दोनों प्रोफेसर से मिलने जा रहे थे। बहुत प्रोफेसर उस रानी पर खोज कर रहा था क्योंकि वह प्रोफेसर उस दुष्ट रानी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। लेकिन हेलबॉय प्रोफेसर से पूछता है कि आप उस रानी को मारने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? रानी इस समय बहुत कमजोर है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हेलबॉय की बात पर प्रोफेसर सहमत नहीं था, इसीलिए उनके बीच विवाद पैदा हो जाता है और हेलबॉय उसे जगह से चला जाता है। बाहर जाकर वह एक लिफ्ट में चला जाता है। तभी अचानक से लिफ्ट में हलचल शुरू हो जाती है और वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका सामना उस चुड़ैल से होता है जो फिल्म की शुरुआत में राक्षस से कह रही थी कि रानी के सभी अंगों को इकट्ठा करो। फिर हेलबॉय उस चुड़ैल से रानी के बारे में पूछता है तो वह चुड़ैल कहती है कि मैं एक शर्त पर उसके ठिकाने के बारे में बताऊंगी, मुझे बदले में तुम्हारी आंख चाहिए। फिर हेलबॉय कहता है पहले मुझे बताओ कि वह कहाँ है। तो वह चुड़ैल बताती है वह जगह जहां राजा ने रानी के टुकड़े किए थे। वहां उसका बहुत सारा खून बह गया था और एक पेड़ ने उसका बहता हुआ खून चूस लिया था। कमजोर होने के कारण रानी निश्चित रूप से उसी जगह पर जाएगी ताकि वह उस पेड़ से अपना खून वापस पाकर फिर से शक्तिशाली हो सके। फिर हेलबॉय उस चुड़ैल को धोखा देकर भाग जाता है। फिर हेलबॉय, एजेंट और एलिस हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह तीनों उस स्थान पर पहुंचने वाले थे वह उस जगह से कुछ दूरी पर ही उतर जाते हैं। लेकिन रानी के सैनिक पहले से ही उस स्थान पर मौजूद थे जिन्होंने उन तीनों पर हमला कर दिया। फिर एलिस और एजेंट उन सैनिकों को रोकना शुरू करते हैं जबकि हेलबॉय उस रानी के पास जाता है ताकि वह उसका खून वापस लेने से पहले उसे रोक सके। लेकिन हेलबॉय को पहुंचने में देर हो गई थी। रानी ने पहले ही अपना खून वापस ले लिया था और फिर हमें दिखाया गया कि रानी सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गई है। फिर रानी हेलबॉय को कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मुझे पता था कि तुम मुझे खोज रहे हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें जाने दिया। मैं तुम्हें फिर से प्रस्ताव दे रही हूँ कि एक होकर हम दुनिया पर राज करेंगे। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। पर हेलबॉय उससे कहता है तुम मेरी कीमत नहीं चुका सकती। वह इसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। इस बात से क्रोधित होकर रानी एलिस पर एक जहरीला तीर चलती है देती है। जहरीले तीर के कारण एलिस की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर रानी हेलबॉय से कहती है मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगी क्योंकि मेरे अंदर एक राक्षस है जिसे मैं जरूर बाहर निकलूंगी। फिर वहां पर एक और चुड़ैल आती है जो उस रानी की पुरानी सहेली थी। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया
जिससे उन दोनों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो गई। वह चुड़ैल हेलबॉय के पास आकर कहती है कि मैं एक ऐसे जादूगर को जानती हूँ जो एलिस को ठीक कर सकता है। वह जादूगर दरअसल उसे राजा का खास आदमी था जिसने रानी को टुकड़ों में काट दिया था और इस जादूगर ने रानी को मारने के लिए राजा की मदद की थी। फिर हेलबॉय एलिस को जादूगर के पास लेकर आता है। वह जादूगर एलिस को पूरी तरह से ठीक कर देता है। वह जादूगर हेलबॉय को बताता है कि असल में तुम्हारा अस्तित्व क्या है। फिर जादूगर कहता है कि राजा की पोती ने एक राक्षस से शादी कर ली थी और फिर तुम पैदा हुए। वह यह भी कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो लोगों ने तुम्हें देखकर कहा कि यह बच्चा एक हेलबॉय है जो दुनिया को खत्म कर देगा। इसी कारण से लोगों ने तुम्हें सबसे बुरा कहा। वह जादूगर आगे कहता है अगर तुम वाकई रानी को मारना है में सक्षम हो तो तुम राजा की तलवार उठा पाओगे। फिर वह अपने जादू से उस तलवार को प्रकट करता है। फिर हेलबॉय तलवार को देखकर उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है ताकि वह उस पत्थर से खींचकर तलवार को उठा सके। लेकिन वह तलवार को उठाते समय कुछ कल्पना करने लगता है। वह देखता है कि जैसे वह खुद ही पूरी दुनिया को नष्ट कर रहा है, जिसके कारण वह चिंतित हो जाता है और खुद पर संदेह करता है। इसी वजह से वह तलवार को बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह तलवार वहां से गायब हो जाती है। फिर जादूगर हेलबॉय से कहता है कि मैं बहुत वृद्धि हो गया हूँ और जो है आखिरी बार था जब मैं अपने जादू से उस तलवार को वापस ला सकता था। यह कहते हुए वह जादूगर मर जाता है। फिर हम दूसरे दृश्य में देखते हैं कि रानी अपने सैनिकों के साथ चारों तरफ भयंकर तबाही मचा रही है। रानी उस स्थान पर हमला करती है। यहाँ वह प्रोफेसर यानी कि हेलबॉय के पिता उस पर खोज कर रहे थे। एजेंट को इस घटना के बारे में एक संदेश मिलता है और फिर वह तीनों उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें उस स्थान पर कई मृत शरीर पड़े हुए मिलते हैं। उन लाशों को देखकर हेलबॉय चिंतित हो गया। उसे लग रहा था कि रानी ने उसके पिता को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि उसके पिता भी रानी को खत्म करना चाहते थे। लेकिन एलिस हेलबॉय को प्रोत्साहित करते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता अभी भी जीवित हैं। यदि आपके पिता मर गए होते तो उनकी आत्मा हमारे आसपास होती और उसकी आवाज मुझे सुनाई देती। फिर उन तीनों को सूचना मिलती है कि रानी इस समय एक चर्च में है। फिर वह जल्दी से चर्च में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर इन्होंने देख कि वहां पर पहले से ही वह राक्षस जैसा जानवर मौजूद है और वह अप्रत्याशित रूप से पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया था। फिर वह सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वह राक्षस एजेंट को घातक रूप से घायल कर देता है और फिर वह राक्षस हेलबॉय के पीछे भी जाता है। फिर दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि उस राक्षस द्वारा घायल होने के बाद एजेंट में कई परिवर्तन होने लगते हैं। उस राक्षस का जहर लगातार एजेंट के पूरे शरीर में फैल रहा था और एजेंट को अजीब सा एहसास होने लगता है। एजेंट बहुत पहले से ही इस बात का ध्यान रख रहा था कि अगर उसे कोई राक्षस जख्मी कर दे तो वह उसके वायरस से बचने के लिए एक दवा अपने हमेशा पास रखता था। लेकिन आज एजेंट वायरस के फैलने से पहले उसे दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाता और वह पूरी तरह उस वायरस से संक्रमित हो जाता है। अतः वह एक राक्षसी भेड़िए में परिवर्तित हो जाता है। अब हेलबॉय और एजेंट भेड़िया मिलकर उस राक्षस का सामना करना शुरू करते हैं। उन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है और फिर जैसे ही वह राक्षस हेलबॉय को मारने जा रहा था तभी रानी राक्षस को पीछे से हेलबॉय को मारने से मना करती है। फिर रानी अचानक से उस राक्षस को मार देती है। फिर रानी हेलबॉय को उठाकर एक कमरे में फेंक देती है। वह स्थान उस राजा का कक्ष था। उस कक्ष में राजा की तलवार भी थी। फिर रानी हेलबॉय से कहती है यह तलवार निकालो और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यदि हेलबॉय तलवार को निकाल लेता है तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और यह भी संभव है कि वह संपूर्ण पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। रानी वास्तविकता से परिचित थी, इसीलिए उसने हेलबॉय को तलवार निकलने पर जोर दिया। फिर रानी हेलबॉय से कहती है तलवार निकलते ही तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे और फिर हम दोनों पूरे विश्व पर राज करेंगे। लेकिन हेलबॉय इस बार भी रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फिर रानी एक चाल चलती है। वह हेलबॉय के पिता को वहां पर ले आती है। वह उसके पिता की हेलबॉय के सामने हत्या कर देती है क्योंकि हेलबॉय ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हेलबॉय अपने पिता की मौत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब हेलबॉय किसी भी कीमत पर रानी को खत्म करना चाहता था।
हेलबॉय बहुत क्रोध में तलवार को निकलता है। तलवार को निकलते ही हेलबॉय सबसे शक्तिशाली बन गया था। हेलबॉय के माथे पर जो 2 निशान थे, अब वह दोनों निशान बड़े बड़े सींगों में बदल गए थे। फिर उसकी तलवार में आग लग जाती है। शक्तिशाली बनते ही वह वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने खुद को अपनी कल्पना में देखा था। फिर जब उसमें पूरी शक्ति समा जाती है तो धरती से नरक का द्वार भी खुल जाता है और नरक के सभी शैतानी जीव पृथ्वी के नीचे से बाहर आ जाते हैं। वह सभी शैतानी जीव पृथ्वी पर आते ही भयानक तबाही मचाने लगते हैं। और जब रानी ने देखा कि हेलबॉय अब अपनी पूरी ताकत में है तो वह सोचती है, मैं उसे अपना राजा चुनूंगी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि रानी पूरे विश्व पर राज करना चाहती थी। बुराई के बहकावे में आने के कारण हेलबॉय का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। फिर एलिस हेलबॉय के पिता की आत्मा को वहां पर बुला लेती है और उसके पिता हेलबॉय को पीछे से आवाज देते हैं। वह कहता है, मेरे बेटे, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम चाहो तो मानवता को बचा सकते हो या फिर उसे जड़ से मिटा सकते हो। यह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। हेलबॉय अपने पिता की आवाज सुनकर उत्तेजित हो जाता है। फिर हेलबॉय ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए नरक का द्वार खोल देता है और वह उस रानी का सिर काट देता है और रानी के साथ ही नरक के सभी शैतानी जीव नरक में वापस चले जाते हैं। फिर हेलबॉय नरक का द्वार बंद कर देता है और यह दृश्य दिखाते हुए फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।